रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, the digestive gland associated with the alimentary canal includes salivary gland, the liver and the pancreas। जैसा कि मैंने बताया, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री कैनाल का मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं, अपने सीक्रेशन को उसमें पोर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सबसे पहले सलाइवा के बारे में बात कर रहा है। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, दी पैरोटिड जो कि चीक ग्लैंड भी है, दी सब मैक्सिलरी या सबलिंगुअल लोअर जॉ पे होता है, एंड दी सबलिंगुअल बिलो द टंग। सब का मतलब ही नीचे होता है, लिंगुअल मतलब टंग, जो टंग के नीचे होता है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सीक्रेट्स सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी। ये बकल कैविटी के जस्ट बाहर होते हैं और ये सीक्रेट करते हैं क्या चीज? सलाइवरी जूस बकल कैविटी में, ठीक है, सलाइवरी जूस। इसके बाद सीधे ये लिवर पे आ गया। पर आप जानते हो कि सलाइवा के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बातें बताई हैं, आगे थोड़ा बहुत एनसीईआरटी भी बताएगा, मैंने इसी जगह पे बता दिया था आपको। लिवर के बारे में देखिए, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी weighing 1.2 to 1.5 kg। बेटा माइक ऑफ रखिए अपना। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का और उसका वेट 1.2 kg से 1.5 kg होता है इन एडल्ट ह्यूमंस। बच्चे में थोड़ा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। इट इज सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे, और इसमें 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। The hepatic lobules are the structural and functional units of liver containing hepatic cells arranged in the form of cords। आप जानते हो पैरेलल कॉर्ड्स में अरेंज होते हैं हेपाटिक सेल्स, हेपाटिक लोब्यूल्स में, और ये कवर्ड होते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल से। इनकी ऊपर की कवरिंग क्या होती है? ग्लिसन्स कैप्सूल, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट है, थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल, जो इसे कवर करके रखता है और कई सारे हेपाटिक लोब्यूल्स में लिवर को डिवाइड कर देता है। वही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। इसका डायग्राम भी मैंने बनवाया था क्लास में। The bile secreted by the hepatic cell passes through the hepatic duct, hepatic duct से पास होते हैं और ये स्टोर और कंसंट्रेट होते हैं थिन मस्कुलर सैक में, जिसे हम कहते हैं गाल ब्लैडर। इसका मतलब बाइल स्टोर हो रहा है और कंसंट्रेट होता है 10 to 15 टाइम्स इन गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में होता है। किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? बताइए बच्चा। सर सबका माइक ऑफ करवाइए, आवाज आपकी एकदम बीच बीच में वो हो रही है। हाँ बेटा, सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए क्योंकि उससे डिस्टरबेंस हो रहा है, किसी का गाना बज रहा है, किसी का कुछ। मैंने क्लास में भी समझाया था कि आपको माइक ऑफ रखनी है, ठीक है? माइक जो ऑफ रखनी है, सबको ऑफ कर दीजिए। सबको चुन चुन कर ऑफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? सर म्यूट ऑल का भी ऑप्शन है। सर म्यूट ऑल कर दीजिए आप, पूरे सब म्यूट हो जाएंगे। जिसको कुछ पूछना होगा रेज हैंड करेगा वो। फिर उसको चुन चुन के मैं ढूंढूंगा, है? यस सर। ऑफ कर लो बेटा। मेरी आवाज आ रही है ना सबके पास? माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है? माइक ऑफ कर लीजिए अपना। मुझे दोबारा से शेयरिंग करनी पड़ेगी उस सेटिंग में जाने के लिए। माइक ऑफ कर लीजिए, अपना टाइम बचाइए, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। तो गाल ब्लैडर हम बता रहे थे कि गाल ब्लैडर जो होता है ना, वो क्या करता है कि कंसंट्रेट करता है। गॉल ब्लैडर सर बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। ठीक है। द डक्ट ऑफ गाल ब्लैडर कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, जो गाल ब्लैडर का डक्ट है जिसे हम कहते हैं क्या? सिस्टिक डक्ट। वो जो है along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct।
तो सिस्टिक डक्ट और जो है हेपाटिक डक्ट वो मिल के क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, जिससे कि बाइल जो है वो ड्यूडेनम में जाके रिलीज होता है। द बाइल डक्ट एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स टुगेदर। बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट एक साथ ओपन होते हैं किसमें, ड्यूडेनम में, एज कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाकर वो ओपन होते हैं किसमें, ड्यूडेनम में। और जहां पर एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और इस बार नीट ने ये पूछा था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, याद होगा आपको, पेपर आपने देखा होगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के बारे में पूछा है, पूछा है किसने, नीट ने। द पैंक्रियाज इज कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन गैट elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum। जो पैंक्रियाज है वो C-shaped duodenum के लिम्ब में प्रेजेंट होता है, और आप जानते हो मिक्स ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड है, क्योंकि इसका एक्सोक्राइन काम भी होता है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या, कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन करता है, और एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है क्योंकि हार्मोन भी सीक्रेट करता है, जो हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। द एक्सोक्राइन पोर्शन, जो एक्सोक्राइन है, सीक्रेट्स एन एल्कलाइन, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बात कर रहा है कि ये एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो कैसा सीक्रेशन करता है, एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स, and the endocrine portion secrete hormone insulin and glucagon। तो पैंक्रियाटिक सीक्रेशन कैसा होता है, एसिडिक या एल्कलाइन, एल्कलाइन। एल्कलाइन। ऑफ रखें तो ये अच्छा है, क्योंकि ठीक है, एल्कलाइन एल्कलाइन। हाँ ठीक है, वरना Alkaline। ऑफ करना भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना, बहुत इजी है। ये रहा गाल ब्लैडर, ये डक्ट फ्रॉम लीवर यहाँ से गाल ब्लैडर में जाता है, कंसंट्रेट होता है, साथ ही साथ यहाँ से डायरेक्ट कॉमन बाइल डक्ट से आता है, फिर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर ये ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है। और जब ये ओपन होता है तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, उसी स्फिंक्टर को हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। उसी स्फिंक्टर को क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इस जगह पे होता है, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि जब डायलेशन होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट का, आप ये तो हमें ध्यान, मुझे लगता है सबको म्यूट करना पड़ेगा, और फिर कोई क्वेश्चन ना पूछे, फिर कोई क्वेश्चन ना पूछे किसी से ना। ठीक है, डायग्राम देखा जाए, यहाँ पर बच्चों ने माइक ऑफ कर दिया है खुद ही। तो ये है पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक डक्ट इसमें से निकल के जा रहा है, और ये हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में, गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से गार्ड होता है, जो हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया ज्यादा, अभी तक तो केवल स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, पार्ट्स की बात हो रही थी, मगर अब जो बात होगी वो डाइजेशन ऑफ फूड की बात होगी। तो यहाँ पर जो है एंजाइम्स और दूसरे जो आयंस हैं उनका रोल बताया जाएगा, ठीक है। The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical process। मैकेनिकल का मतलब जहां पर हम तोड़ते हैं फूड को दांत से या स्टमक में, और केमिकल प्रोसेस वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना, का जो peer-shaped structure ब्रेक करना। ऑफ कर लिया माइक, अब कोई ऑन नहीं करेगा, ठीक है। मैं खुद ही बताता हूँ, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आप समझते रहिए। अब बात करते हैं बकल कैविटी की। सबसे पहले बकल कैविटी आ गया। द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। दो फंक्शन बकल कैविटी के हैं, क्या, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, वो दांत से मैस्टिकेट करता है फूड को, तोड़ता है, और दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग, स्वेलो करने में भी हेल्प करता है। तोड़ता है दांत से, स्वेलो करता है जो है डिफरेंट मसल्स टंग की मदद से, और साथ ही साथ आगे जो है जो स्मूथ मसल्स होती हैं। की जो नहीं, आप लोग क्वेश्चन मत पूछिए, माइक ऑफ रखिए, क्वेश्चन अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आवाज भी नहीं आ रही, कट रही है। लिवर से आने
आवाज क्लियर नहीं है, ठीक है। The teeth and the tongue with the help of saliva masticate and mix up the food thoroughly. बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज कट के आ रही है, क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है, तो माइक ऑफ कोई रखिए। विवेक नाम का लड़का है सर जो हाँ, तो क्वेश्चन बाद में, क्वेश्चन जो है ना बाद में पूछिए विवेक, ठीक है। वीडियो भी ऑफ कर लीजिए। तो टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरली। दांत और जीभ वो फूड को तोड़ती हैं और मिक्स कर देती है किससे? सलाइवा से पूरी तरह से। सलाइवा जो होता है दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन एडिंग द फूड पार्टिकल्स इनटू बोलस। क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो पूरे पाथ को लुब्रिकेट करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है, स्लिपरी बनाता है, साथ ही साथ ये फूड के पार्टिकल्स को आपस में चिपका देता है। एडहेरिंग का मतलब चिपका देना, जिससे फूड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बोलस में। The bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus. वो pharynx में जाता है और वहां से कहा जाता है esophagus में by swallowing और deglutition. Swallowing को हम क्या कहते हैं? Deglutition, जो हम swallow करते हैं, ठीक है। फूड को swallow किया, the bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis, जो कि पीछे भी बताया था। बोलस esophagus से नीचे की तरफ जाता है और वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। धक्का देते चले जाते हैं, आप जानते हो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो फेज होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फेज में सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स, और रिलैक्सेशन फेज में सर्कुलर मसल वो रिलैक्स करती है और लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब फेज का जो नाम है सर्कुलर मसल वही कर रहा होगा, जैसा कि मैंने क्लास में बताया था। The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach. Gastroesophageal sphincter वो फूड को स्टमक में पहुंचा देता है। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं, सीधे पे बैठने वाला जी, कभी भी नियम बदल सकता है। क्या चीज? ये स्क्रीन पर जो है ना, वीडियो ऑन कर दे रहा है, बीच बीच में वीडियो ऑन कर रहा है कोई। वीडियो ऑफ रखिए बेटा। यह डिस्टर्ब सर करने आया तो मैं केसरी कर रहा है। अगली बार मीटिंग में अलाउ ही नहीं करूंगा फिर। आगे बढ़ाएं? यस सर। ये माइक अपना जो है ना म्यूट कर लीजिए। गाना चला के पढ़ाई कर रहे हैं क्या बेटा? The bolus further passes down to esophagus, successive wave of muscular contraction called peristalsis. Gastroesophageal sphincter control the passage of food into the stomach. अब ये बात कर रहा है यहाँ पर सलाइवा की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे जब मैं लूंगा तो सभी का माइक ऑफ ही रखूंगा मैं, और वीडियो भी उसका ऑप्शन ही नहीं दूंगा, और डाउट जो है वो बाद में पूछेंगे क्लास के बाद, ठीक है। जो लोग दूर हैं वो व्हाट्सएप पे पूछेंगे, और जो लोग क्लास में यहाँ आते ही हैं वो क्लास के बाद पूछ लेंगे, ठीक है। सलाइवा की बात करते हैं। दिस सलाइवा सीक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट। क्या क्या देखो, Na+, K+, Cl- एंड बाइकार्बोनेट आयन SCO3-। जो Na+, जो Cl- है वो आप जानते हो टाइलिन को एक्टिवेट भी करता है। क्या करता है? एक्टिवेट। उसके एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। और इन के खिलाफ इलेक्ट्रोलाइट्स के अलावा एंजाइम्स भी होते हैं। कौन? सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइजोजाइम। लाइजोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल होता है, आपको बता चुके हैं। वो बैक्टीरिया को किल करता है, उनके सेल वॉल में पोर्स बना देता है जिससे वाटर अंदर जाता है। सेल जो है वो पानी बहुत अंदर आने की वजह से बस्ट हो जाते हैं और बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। केमिकल नियम ऐड कर रहे हैं। क्या? अरे सर ये कौन वीडियो बार बार ऑन कर दे रहा है? वीडियो क्यों ऑन कर दे रहे हो बेटा? कोई विवेक नाम का एक कोई मिनट। विवेक नाम का कर लड़का है सर, बस ठीक कर रहा कर है। रहा है। दो सेकंड के लिए ऑन कर रहा है, फिर बंद कर दे रहा है। विवेक नाम वीडियो का है। अपना वीडियो ऑन कर रहा है।
यस सर, वीडियो ऑन और कोई कोई किसी और का वीडियो सुना रहा है। सर विवेक नाम का लड़का है। रिमूव कर दीजिए ना अच्छा। मीटिंग सर, उसको कादेश बोल दीजिए सर। अभी ढूंढ लेते हैं, ज्यादा डिस्टर्बेंस अच्छा एक बार ढूंढ ही लिया जाए ना। आशुतोष क्यों कर रहे हो? भाई कौन हो? सर उसको मीटिंग से रिमूव कर दीजिए ना। रुकिए, विवेक ना। ठीक है, मैंने विवेक को जो है ना रिमूव कर दिया है। ठीक है, बाकी सारे बच्चे जो है ना अपना माइक जो है ना ऑफ ही रखिए। वैसे म्यूट ऑल कर देता हूं मैं, खुद ही मैंने म्यूट कर दिया सभी लोगों को। ठीक है, फिर से स्क्रीन शेयर करें बेटा। ठीक है, यहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए जरा बच्चा, तो हम बता रहे थे कि यहाँ पर आयंस होंगे और एंजाइम्स होंगे। मीनवाइल ठीक है, the chemical process of digestion initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme the salivary amylase, या उसे हम कहते हैं टाइलिन। इसका मतलब जो केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ इनिशिएट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ। तो आप जानते हो केमिकल प्रोसेस या बॉन्ड ब्रेक करने का प्रोसेस वो आपके बकल कैविटी या ओरल कैविटी में स्टार्ट हुआ है, और उसमें रोल किसका है? सैलिवरी अमाइलेज का, जिसे टाइलिन भी हम कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन, 30% स्टार्च का डाइजेशन वो हो जाता है कहाँ पे? माउथ में। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। और यहाँ पर पीएच क्या लिखा हुआ है? 6.8, मतलब ओरल कैविटी में पीएच क्या है? 6.8। और ये तोड़कर स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में बदल देता है। जो यहाँ रिएक्शन लिखी हुई है, स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में, पीएच और एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन। अनुषी वीडियो ऑफ कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं। द म्यूकोसा ऑफ स्टमक, अभी स्टमक पे आ गया। ठीक है, द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसके जो म्यूकोसा है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 मेजर टाइप्स के सेल होते हैं। म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस बनाता है, पेप्टिक या चीफ सेल जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है ना सीक्रेट करती है। और इसके अलावा अगर इन्फेंट्स में हम बात करें, इन्फेंट्स में, बच्चों में, तो ये प्रोरेनिन का सीक्रेशन करती है, RENNIN। और बड़ों में ये प्रोरेनिन का सीक्रेशन नहीं होता है। और तीसरी जो सेल है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि HCl का सीक्रेशन करती हैं और काजल इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती है। दिस इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। यही कारण है कि अगर जो है इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट ना हो, या क्वेश्चन में बोले कि पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल को हटा दिया जाए, तो आदमी में क्या कमी आ जाएगी? आप जानते हो, आदमी में RBC की कमी होगी, एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 के बिना वो आप जानते हैं कि RBC फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कहता है पैराइटल सेल हटा दे तो क्या दिक्कतें आएंगी? 2 दिक्कतें आएंगी यार। एक तो HCl सीक्रेट नहीं होगा, जब HCl सीक्रेट नहीं होता तो Fe3+ वो Fe2+ में नहीं बदलता। Fe2+ सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, किसकी मदद से? HCl की मदद से।
ये भी जरूरी है आरबीसी के लिए। और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये भी जरूरी है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। इसका मतलब कि पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल इनएक्टिव हो जाएं तो ऐसे केस में द पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया। द पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया। ये पर्सन सर एनीमिया, आवाज नहीं आ रही। बेटा ज्यादातर लोगों को आ रही होगी, है ना। कभी कभार आपका नेटवर्क इश्यू होता है तब भी आवाज नहीं आती, पर मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, उसको Yes, शेयर sir. कर दूंगा यूट्यूब पे, चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, है ना। मेरी आवाज उसमें आएगी, राइट। अब आगे देखते हैं। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। स्टमक फूड को 4 से 5 घंटे स्टोर करता है। द फूड मिक्सेस थॉरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। 4 से 5 घंटे, कितनी देर फूड स्टोर रहता है? 4 से 5 घंटे। और फूड जो है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से, स्टमक का जूस क्या होता है? एसिडिक। वो चर्निंग मूवमेंट की वजह से मिक्स हो जाता है, और चर्निंग मूवमेंट कराती है स्टमक की मस्कुलर वॉल, जिसमें बाहर लॉन्गिट्यूडनल, बाहर लॉन्गिट्यूडनल, अंदर सर्कुलर, और सर्कुलर के नीचे ओब्लिक मसल लेयर होती है। जैसा कि पहले बताया हमने कि ओब्लिक मसल लेयर केवल स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन है, ठीक है, ये रहा प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम का मतलब क्या है? इनएक्टिव। ये इनएक्टिव होता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम। ये जब एक्सपोजर होता है HCl के साथ तो पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम है, इनएक्टिव है, वो पेप्सिन में बदल जाता है। किसमें? पेप्सिन में। द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, और ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू, दो चीजों में कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन को। किसमें किसमें? प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। ये क्या है? पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो होते हैं प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। गैस्ट्रिक जूस में जो म्यूकस होता है और बाइकार्बोनेट आयन, वो स्टमक की वॉल को HCl के नुकसान से बचाता है, मतलब एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, उससे बचाता है। दो चीजें कौन? एक तो बाइकार्बोनेट आयन, दूसरा म्यूकस। वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी को HCl की, और स्टमक की वॉल प्रोटेक्टेड रहती है। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH, कितना? 1.8 का pH, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। मतलब 1.8 का जो pH है वो ऑप्टिमम pH है पेप्सिन के वर्क के लिए, वो बेस्ट इस पे वर्क करता है। इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होगा तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी घटेगी, ज्यादा ही कम या और ज्यादा हो जाए तो एक्टिविटी वो सीज कर जाएगी, रुक जाएगी। आगे रेनिन के बारे में भी इसने लिखा हुआ है, जो इन्फेंट्स में होता है। रेनिन इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। कैजीन जो मिल्क प्रोटीन होती है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन? ये रेनिन। मिल्क प्रोटीन इज कैजीन, क्योंकि बच्चा मिल्क पे डिपेंडेंट रहता है, उसमें ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है, RENNIN। और ये इनिशियल स्टेप डाइजेशन के परफॉर्म करता है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है IPMT में। इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज परफॉर्म्ड बाय, एंड द ऑप्शन वेयर रेनिन, पेप्सिन, ये भी दोनों ऑप्शन थे। तो शुरुआती स्टेप जो परफॉर्म करता है बच्चों में स्पेशली, वो कोगुलेशन ऑफ मिल्क कराता है। कौन? रेनिन। दूध की दही बना देता है, मिल्क का क्या कराता है? कोगुलेशन। देखिए यहाँ इसने लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि लार्ज अमाउंट में लाइपेज का सीक्रेशन होता है स्टमक में, तो गलत हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट में होता है, कम अमाउंट में, और यहाँ पर बाइल भी नहीं आया है इमल्सिफिकेशन करने के लिए, इसीलिए स्टमक में फैट का डाइजेशन निग्लेजिबल होता है या नहीं होता, तो वहां पर केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। यही याद रखना है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन। और पहली बार प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ है? स्टमक में। और पहली बार स्टार्च का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ है? आप जानते हो, बकल कैविटी में। ठीक है, कहाँ पे? बकल कैविटी में, राइट। आगे देखते हैं।
Various types of movements are generated by the muscular layer of small intestine. कई सारे तरह के movements वो जनरेट होते हैं मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। जो मसल लेयर है वो कई तरह के मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, मस्कुलर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हर जगह की मस्कुलर लेयर मूवमेंट प्रोड्यूस करती है पेरिस्टालसिस, और वही स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रोड्यूस करती है मस्कुलर लेयर से ही। ये मूवमेंट क्या करते हैं, देखो, थॉरली मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सीक्रेशन इन द इंटेस्टाइन एंड देयरबाय फैसिलिटेट डाइजेशन। ये जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं फूड को एंजाइम के साथ बढ़िया मिक्स कर देते हैं, थॉरली मिक्सिंग का ही मतलब हुआ। और जब सही से मिक्स कर देते हैं तब उनका डाइजेशन सही से हो जाता है। विजय, अगली बार मीटिंग में नहीं आओगे, मैं नाम नोट कर ले रहा हूँ। Those students who are creating problem in the meeting will not be allowed in the next meeting. मैं स्टार्ट करते देखूंगा कौन है और ऑप्शन लगा दूंगा एडमिट करने का, करूंगा ही नहीं एडमिट, या किसी और को आप लोग भेज देते हैं आईडी, दूसरे बच्चे जुड़ जाते हैं तो वही इस तरह की हरकतें करते हैं और कोई नहीं करता, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू दी हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल दोनों हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट से रिलीज हो गए ड्यूडेनम में। अब पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम के बारे में बात करेगा, क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हमेशा इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, क्योंकि वो अगर एक्टिव रिलीज हो तो वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब फूड आता है वो रिलीज होते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं। क्या क्या है जरा इनएक्टिव फॉर्म में देखिए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियसेस। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अमाइलेजेस स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। लाइपेजेस नाम ही बता रहा है लिपिड का डाइजेशन करेगा, और न्यूक्लियसेस न्यूक्लिक एसिड का। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैंक्रियाटिक जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, वो हर तरह के फूड का डाइजेशन कर सकता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पूर्णिमा बताओ। पूर्णिमा, चलिए आगे चलते हैं। बताइए, मैं बोल रहा हूं। ट्रिप्सिनोजन देखिए, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है एंटेरोकाइनेज। सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो कि इंटेस्टाइन में सीक्रेट होता है। जब ड्यूडेनम से ये ट्रिप्सिनोजन ड्यूडेनम में जाता है पैंक्रियाटिक जूस से, उसके डक्ट के थ्रू, तो वहां पे एंटेरोकाइनेज एंजाइम उसको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, और बना देता है एक्टिव ट्रिप्सिन। अब ये ट्रिप्सिन बचे हुए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। बचे हुए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम देखिए, अदर एंजाइम्स इन पैंक्रियाटिक जूस व्हिच इन टर्न एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स इन पैंक्रियाटिक जूस। जो बचे हुए दूसरे एंजाइम्स हैं पैंक्रियाटिक जूस के, उनको एक्टिवेट कर देता है। मतलब ट्रिप्सिनोजन खुद इंटेस्टाइनल एंजाइम एंटेरोकाइनेज से एक्टिवेट हुआ और उसने बाकी के एंजाइम्स को क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, आगे देखिए। The bile released into the duodenum contains bile pigments, bilirubin, biliverdin, और bile salts, cholesterol and phospholipid, but no enzyme। इसमें bile pigments, bile salt होते हैं मगर कोई भी एंजाइम नहीं होता। बाइल करता है क्या है, बाइल हैज एन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल माइसीज। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और बाद में वो माइसीज बना लेते हैं, पर इसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वो उनको इमल्सिफाई करता है, तोड़ता है और बाद में माइसिल बना लेता है। और इस काम में बाइल सॉल्ट हेल्प करते हैं।
कौन करता है? बाइल सॉल्ट। वो तोड़ने में भी हेल्प करते हैं और माइसिल बनाने में। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेजेस, ये बाइल लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। The intestinal mucosal epithelium has goblet cell which secretes mucus, पहले ही बता चुके हैं। The secretion of brush bordered cells of mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice or succus entericus। मतलब ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इंटेस्टाइनल सेल क्या होती है? विद माइक्रोविलाय होती है, उनमें माइक्रोविलाय होता है, तो हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड। तो अगर पूछे इनमें से ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम कौन सा है, तो आप समझ जाना इंटेस्टाइनल एंजाइम के बारे में बात कर रहा है। ब्रश बॉर्डर्ड अगर बोला तो इसका मतलब इंटेस्टाइनल एंजाइम की बात कर रहा है। याद रख लीजिएगा इस बात को, ब्रश बॉर्डर्ड बोला तो इंटेस्टाइनल एंजाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, ब्रेव नॉट एंजाइम और गॉबलेट सेल मिलकर जो सीक्रेशन बनाती हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सकस एंटेरिकस। दिस जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक, अब इंटेस्टाइनल एंजाइम्स को बता रहा है, डाइसैकेराइडेजेस, माल्टेज, इसके अलावा आप जानते हो सुक्रेज और लैक्टेज भी होता है। डाइपेप्टाइडेजेस, जो दो प्रोटीन को तोड़कर और अमीनो एसिड में बिखेरता है या अलग करता है, दो अमीनो एसिड को तोड़ देता है, एक एक बना देता है। लाइपेजेस, लिपिड को तोड़ने वाला। न्यूक्लियोसाइडेजेस, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के पैंक्रियाटिक जूस ने बनाया न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड को तोड़कर इंटेस्टाइनल एंजाइम बनाता है न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट, और उसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियोसाइडेजेस भी होता है। साथ ही साथ इसका मतलब हमने जाना कि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइडेजेस के अलावा न्यूक्लियोटाइडेजेस भी होता है, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लिएजेस होता है। न्यूक्लिएजेस ये किस में होता है? पैंक्रियाटिक जूस में। उसके बाद का काम इंटेस्टाइन करता है, न्यूक्लियोटाइडेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस उसके पास होता है, इसीलिए एक्सेट्रा लिख दिया इसने। इसका मतलब एक एंजाइम और बताइए, कुछ एंजाइम और। द म्यूकस अलॉन्ग विद बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैंक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल वॉल, वही चीज स्टमक वॉल को भी म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन प्रोटेक्ट कर रहे थे, इंटेस्टाइनल वॉल को भी वही प्रोटेक्ट कर रहा है। फ्रॉम द एसिड, एसिड से बचाता है, एज वेल एज प्रोवाइड्स एन एल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, वो एसिड से बचा रहा है और एल्कलाइन मीडियम प्रोड्यूस करने में भी हेल्प कर रहा है म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन। सब म्यूकोसल ग्लैंड, सब म्यूकोसा में पाए जाने वाले ग्लैंड जैसे कि ब्रूनर्स ग्लैंड, सब म्यूकोसल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन दिस, इसमें ब्रूनर ग्लैंड भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है देखो, ब्रूनर ग्लैंड की अगर बात करो तो ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन का सीक्रेशन करता है, तो ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन वो एल्कलाइन मीडियम बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि स्टमक से जो फूड आया है इंटेस्टाइन में वो एसिडिक होता है, तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज भी ये करते हैं और एसिडिक कंडीशन बनाते हैं। बाद में तो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस वो एसिडिक कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन या अल्कलाइन कंडीशन को मेंटेन कर देते हैं। आगे देखिए, ये सारी रिएक्शंस यहाँ गिवन हैं। प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, मतलब पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन जो पूरी तरह से अभी टूटे नहीं है, इन द काइम, जो काइम में होते हैं, रीचिंग द इंटेस्टाइनल आर एक्टेड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एज बिलो, दिखा रहा है। इन सबको तोड़ने के लिए ये सब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं और उसे डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं, और डाइपेप्टाइडेजेस उसको तोड़ देता है अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट, उसको देखिए अमाइलेज ने तोड़ा, ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है, या इंटेस्टाइनल अमाइलेज, वो तोड़कर डाइसैकेराइड बना देता है। फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारी रिएक्शन आप जानते हो। फैट को तोड़ रहा है किस तरह से, न्यूक्लियस है जो पैंक्रियाटिक जूस में न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस से तोड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाता है, और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेजेस तोड़ के, कौन यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेजेस इंटेस्टाइनल ग्लैंड तोड़ के न्यूक्लियोसाइड बना देता है, और इसको न्यूक्लियोसाइडेजेस तोड़ देता है बेस प्लस शुगर में, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, यहाँ पर फॉस्फेट अलग हो जाता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड टूटता है बेस प्लस शुगर में।
The enzyme in succus entericus act on the end product of above reaction. ये कह रहा है इनके end product पे succus entericus के enzyme act करते हैं और simple absorbable form बना देते हैं। क्या बात को समझ गए? तो इसने यहाँ पर दिखाया कि भैया पैंक्रियाज के पास ये चीजें हैं, न्यूक्लियोसाइड तक बना दिया। एनसीईआरटी के अनुसार पैंक्रियाटिक जूस ने न्यूक्लियोसाइड तक बना दिया और उसके बाद इंटेस्टाइनल एंजाइम ने काम किया। ठीक है। The final step of digestion occur very close to, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो फाइनल स्टेप होता है डाइजेशन का, है ना, that occurs very close to the mucosal epithelium cells. Final step in digestion occur very close to mucosal epithelial cells of intestine. ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मिस कर देते हैं कि फाइनल स्टेप जो होता है डाइजेशन का वो म्यूकोसल एपिथेलियम के पास में होता है और मैं भी इस पे क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रिएक्शंस गिवन है इंटेस्टाइन की, जो जो एंजाइम अगर वो पता है तो रिएक्शन जानना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सारी रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं इसमें। आगे देखते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये स्क्रीन पर मत लिखिए भैया, the breakdown of biomacromolecules mentioned above occur in duodenal region of small intestine. ये कह रहा है कि ऊपर जो रिएक्शन है ये सब ड्यूडेनम में हो रही है। कहाँ हो रही है? ड्यूडेनम में। और दिस सिंपल सब्सटेंस thus formed are absorbed in jejunum and ileum. इसका मतलब अगर क्वेश्चन पूछे ऋषभ क्या बताना है, क्या बोलना है, बताओ। स्क्रीन पे मत लिखिए, आप अलग से पूछिए कुछ पूछना है तो। ठीक है, तुम्हारा भी नाम नोट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नहीं पूछना है, आप बस समझ लीजिए, क्वेश्चन अलग से पूछेगा इतना, पर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, अलग से पूछ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीन पर क्यों लिख रहे हैं? तो इसने कहा कि इसका मतलब डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? ड्यूडेनम में। और जो सिंपल सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन जेजुनम और इलियम। कहाँ पे? जेजुनम एंड इलियम। बात समझ गए? अगर पूछता है डाइजेशन कहाँ हो रहा है तो आप कहोगे ड्यूडेनम में, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस हैं। और जेजुनम और इलियम जो रीजन है वहां पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन। द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन